आज का हमारा अध्याय है पदार्थ, धातु और अधातु के बारे में। आप लोहा, एल्यूमीनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से परिचित हैं। कुछ पदार्थ सारणी 4.1 में दिए गए हैं। यहाँ पर सारणी 4.1 में पदार्थों की दिखावट और कठोरता को दिखाया गया है। यहाँ पर वस्तु या पदार्थ को लिखा गया। यहाँ पर दिखावट या चमकदार है या निष्प्रभ है। यहाँ कठोरता बहुत ज़्यादा कठोर है, बहुत कठोर नहीं है, ये लिखना है। आयरन या लोहा, यहाँ पर लिखें चमकदार है या निष्प्रभ है। यहाँ लिखें बहुत कठोर है या कठोर नहीं है। कोयला, यहाँ कोयले के बारे में लिखना है। यहाँ सल्फर या गंधक के बारे में लिखना है। दिखावट कैसी है, उसकी कठोरता कैसी है। यहाँ एल्यूमिनियम की दिखावट कैसी है, उसके बारे में लिखना है। यहाँ कठोरता कैसी है एल्यूमिनियम की, वो लिखना है। कॉपर या तांबा के बारे में यहाँ लिखना है। इस तरह से ये सारणी 4.1 में पदार्थों की दिखावट और कठोरता को दर्शाया गया है। क्या आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु हैं? सारणी 4.1 में शेष पदार्थ अधातु हैं। धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। स्मरण करिए कि चमक और कठोरता भौतिक गुण है। 4.1 धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तु जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है? क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? क्या कोयले के टुकड़े को पीटने पर वैसे भी परिवर्तन करते हैं? आइए जाने क्रियाकलाप 4.1। क्रियाकलाप 4.1। एक लोहे की कील, एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटे एल्यूमीनियम तार का टुकड़ा तथा एक पेंसिल लेड लीजिए। लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटिए। चित्र 4.1। परंतु ध्यान रहे कि इस पर चित्र 4.1 में हथौड़े से लोहे की कील को पीटते हुए दिखाया गया है। प्रक्रम में आप स्वयं को चोट न पहुंचा लें। जोर से पीटने का प्रयास करिए। एल्यूमीनियम के तार पर भी जोर से चोट करिए। इसी प्रकार का प्रक्रम कोयले के टुकड़े और पेंसिल लेड के साथ भी करिए। अपने परीक्षणों को सारणी 4.2 में रिकॉर्ड करिए। सारणी 4.2 पदार्थों का आघात वर्जनीयता। यहाँ पर वस्तु या पदार्थ लिखा गया है। यहाँ पर उसके आकार में परिवर्तन, चपटा हो गया है या टुकड़े हो गए हैं। लोहे की कील यहाँ पर लिखें, अगर इसको आकार में परिवर्तन कैसा होता है, चपटा हो गया है या टुकड़े हो गए हैं। कोयले का टुकड़ा का आकार कैसा हो गया, क्या आकार में परिवर्तन हुआ। एल्यूमीनियम के तार में क्या परिवर्तन हुआ। पेंसिल लेड में क्या परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर लोहे की कील के आकार में परिवर्तन, ये चपटा हो जाएगा। कोयले के टुकड़े हो जाएंगे। एल्यूमीनियम का तार भी चपटा हो जाएगा और पेंसिल लेड के टुकड़े हो जाएंगे आकार में। आपने देखा कि लोहे की कील और एल्यूमीनियम के तार को पीटने पर उनके आकार में परिवर्तन हो गया। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी के बरक से भी परिचित होंगे। आप एल्यूमीनियम पन्नी या पर्णिका द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटने के उपयोग से भी अवश्य परिचित होंगे। धातुओं का गुण जिसके कारण
उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है। जैसा आपने देखा होगा, कोयले और पेंसिल लेड जैसे पदार्थ यह गुण प्रदर्शित नहीं करते। क्या हम इन्हें धातु कह सकते हैं? क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? शायद नहीं। क्यों? कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाने का प्रयास करिए जिसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं। इन अनुभवों के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में क्या कह सकते हैं? आपने एक विद्युत कर्मी को पेचकस से काम करते देखा। उसका हत्था किस प्रकार का होता है? क्यों? आइए जानें। क्रियाकलाप 4.2 याद करिए, किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं। यह परीक्षण करने हेतु विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है चित्र 4.2 में दिखाया गया है। आपने कक्षा 6 में चित्र 4.2 में विद्युत परिपथ को दिखाया गया है। में विभिन्न वस्तुओं के साथ यह क्रियाकलाप किया होगा। अब इसी क्रियाकलाप को सारणी 4.3 में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराइए। प्रेक्षण लीजिए और इन पदार्थों को सुचालकों और कुचालकों में वर्गीकृत करिए। सारणी 4.3 पदार्थों की विद्युत चालकता। यहाँ पर क्रम संख्या लिखी गई है। यहाँ पर पदार्थ और यहाँ सुचालक है या कुचालक। लोहे की छड़ या कील सुचालक होती है। गंधक के बारे में लिखना है। कोयला कोयले के बारे में लिखना है। तांबे का तार सुचालक है या कुचालक है, इस तरह से इसमें लिखें। आपने पाया कि लोहे की छड़, कील और तांबे का तार सुचालक हैं, जबकि गंधक और कोयला कुचालक हैं। वो अपने अनुभव स्मरण करने और फिर इस क्रियाकलाप का अर्थ यह दिखाना था कि धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। यह हमने कक्षा 6 में सीखा था। आप एल्यूमीनियम और तांबे के तारों का उपयोग कहाँ देखते हैं? क्या आपने कोयले के तार देखी है? निश्चित रूप से नहीं। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। क्या आपने कभी लोहे की शीट या प्लेट, धातुओं का सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उनसे उत्पन्न ध्वनि के अंतर पर ध्यान दिया है? यदि नहीं तो अब आप प्रयास कर सकते हैं। क्या आप उत्पन्न ध्वनियों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियां देखी हैं? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि, रिंगिंग साउंड उत्पन्न होता है। माना आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी से निर्मित तो दूसरा धातु से। क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना हुआ है? क्योंकि धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते, यानी धातु के अलावा जो अन्य पदार्थ हैं वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। उक्त क्रियाकलाप करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर,
चमकीले, आघातवर्धनीय, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिनमें सामान्य ये गुण होते हैं धातु कहलाते हैं। धातुओं के उदाहरण हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमीनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। इसके विपरीत कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम हैं तथा दिखने में मलिन हैं। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं हैं और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हैं। ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। अधातुओं के उदाहरण हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस इत्यादि। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी या पारा केवल ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये अपवाद हैं। 4.2 धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। ऑक्सीजन से अभिक्रिया। आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं। जंग बनने की अभिक्रिया का स्मरण करिए। आपने कक्षा साथ में मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन का क्रियाकलाप किया है। आपने सीखा था कि दोनों प्रक्रमों में ऑक्साइड बनते हैं। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करिए। आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस जल H2O बराबर है मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 में परिवर्तित हो गया है। ये आगे क्या बनेंगे? क्रियाकलाप 4.3 आइए आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रकृति की जांच करें। लगभग 1 चम्मच जंग को इकट्ठा करिए और उसे बहुत थोड़े जल में घोलिए। आप पाएंगे कि वह जल में निलंबन के रूप में रहता है। लटकन को अच्छी तरह हिलाइए। विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्रों से करिए। चित्र 4.3 में आप क्या देखते हैं? विलयन अम्लीय है या क्षारीय? चित्र 4.3 में जंग की प्रकृति का परीक्षण करते हुए दिखाया गया है। ये लाल लिटमस पत्र है और यहाँ पर जंग का निलंबन को दिखाया गया है। ये जंग है, यहाँ पर जंग को दिखाया गया है। इस तरह से ये जंग की प्रकृति का परीक्षण करते हुए दिखाया गया है। क्या कॉपर में भी जंग लगता है? मैंने कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा है। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 अथवा कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। अभिक्रिया 2 कॉपर के अणु H प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2 मिलकर बनाते हैं CuOH2 प्लस CuCO3। ये नम वायु की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। अब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय या क्षारीय प्रकृति जानने हेतु विलयन का परीक्षण करते हैं। विलयन अम्लीय है या क्षारीय, आप इसको किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे? आपने परीक्षण किया होगा कि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं।
आइए अब अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का परीक्षण करें। क्रियाकलाप 4.4 शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित की जाए। चूर्णित सल्फर की कुछ मात्रा एक उद्दहन चम्मच में लीजिए और उसे गर्म करिए। यदि उद्दहन चम्मच उपलब्ध न हो तो आप किसी भी बोतल का धातु का ढक्कन ले सकते हैं। इसके चारों ओर एक धातु का तार लपेट दीजिए, जैसा कि चित्र 4.4 ए में दिखाया गया है। जैसे ही सल्फर जलना प्रारंभ हो तो चम्मच को एक गैस जार कांच के गिलास में ले जाइए। चित्र 4.4 ए गिलास को एक ढक्कन से ढक दीजिए, जिससे बनने वाली गैस बाहर न जा सके। कुछ समय पश्चात चम्मच को उठा दीजिए, गिलास में थोड़ा जल डालिए और तुरंत ढक्कन से वापस ढक दीजिए। अब गिलास को भली भांति हिलाइए। विलियन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्रों से करिए, जैसे चित्र 4.4 बी में दिखाया गया है। चित्र 4.4 ए सल्फर चूर्ण का दहन। यहाँ पर काम चलाऊ उद्दहन चम्मच को दिखाया गया है। चित्र 4.4 बी में लिटमस पत्रों द्वारा विलियन का परीक्षण करते हुए दिखाया गया है। सारणी 4.4 अम्लों और क्षारों में धातु और अधातु। यहाँ पर क्रम संख्या लिखा गया है। यहाँ पर क्षार का नाम लिखना है, यहाँ पर धातु का नाम लिखना है, यहाँ अम्ल का नाम लिखना है और यहाँ पर अधातु का नाम लिखना है। यहाँ पर जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धातु है, इसमें कैल्शियम। अम्ल का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल और अधातु है इसमें सल्फर। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखते चलें, क्षार का नाम, धातु, अम्ल का नाम और अधातु। ये पूरी सारणी इस तरह से भरें। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार से दी जा सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 प्लस जल H2O बनता है सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ अम्लों और क्षारों के नाम याद करिए जो आपने कक्षा 7 में पढ़े थे। उनके नाम सारणी 4.4 में लिखिए। उनमें उपस्थित धातु अथवा अधातु की पहचान करिए जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है। पी जल के साथ अभिक्रिया। आइए देखें धातु और अधातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। क्रियाकलाप 4.5 शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित की जाए। प्रदर्शन के समय विशिष्ट सावधानी रखी जाए कि सोडियम धातु के टुकड़े का आकार लगभग गेहूं के दाने के बराबर हो। इसे चिमटी द्वारा पकड़ना चाहिए। एक 250 ml एक बीकर या कांच का गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भर लीजिए। अब सावधानी पूर्वक एक छोटा सोडियम धातु का टुकड़ा काटिए। फिल्टर पत्र का उपयोग कर उसे सुखा लीजिए और फिर रुई के छोटे टुकड़े में लपेट लीजिए। रुई
में लिपटे सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल दीजिए। सावधानी पूर्वक प्रेक्षण लीजिए। प्रेक्षण लेते समय बीकर से दूर रहें। अब अभिक्रिया बंद हो जाए, बीकर को छुइए। आप क्या अनुभव करते हैं? क्या बीकर गर्म हो गया है? विलयन का रंग लाल और नीले लिटमस पत्रों से परीक्षण करिए। विलयन अम्लीय है या क्षारीय है? यहाँ पर चित्र 4.5 में सोडियम की जल से अभिक्रिया को दिखाया गया है। आपने देखा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करती। उदाहरण के लिए आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। वायु में खुला रखने पर वह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। सी अम्लों से अभिक्रिया। आइए देखें धातु और अधातु अम्लों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं। क्रियाकलाप 4.6 सावधानी। प्रकनली के मुंह को अपने चेहरे से दूर रखिए। प्रकनली को पकड़ने के लिए प्रकनली होल्डर का प्रयोग करिए। सारणी 4.5 में सूचीबद्ध धातु और अधातुओं के यहाँ पर सारणी 4.5 में धातुओं और अधातुओं के अम्लों से अभिक्रिया को दिखाया गया है। यहाँ प्रकनली के चिन्ह A, B, C, D, E, F ये दिखाए गए हैं। यहाँ धातु और अधातु को दिखाया गया है। यहाँ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया को दिखाया गया है। यहाँ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया को दिखाया गया है। ये सामान्य ताप पर, ये गर्म करने पर। इधर ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया सामान्य ताप पर और ये गर्म करने पर। ए में मैग्नीशियम रिबन को लिया गया है। बी में एल्यूमिनियम पन्नी को लिया गया है। सी में आयरन छिलन को लिया गया है। डी में कॉपर छिला हुआ लचीले तार को लिया गया है। ई में लकड़ी का कोयला के चूर्ण को लिया गया है। एफ में सल्फर चूर्ण को लिया गया है। इस तरह से इस सारणी को बढ़ना है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर क्या प्रभाव पड़ता है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। नहीं करता, परंतु यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। बी क्षारों से अभिक्रिया। क्रियाकलाप 4.7 शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की जाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते समय सावधानी बरतिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिक्कियों को प्लास्टिक स्पैचुला से पकड़ें। एक प्रकनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन लेकर उसकी 3 से 4 टिक्कियाँ 5 ml जल में घोलकर बनाइए। इसमें एक एल्यूमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालिए। एक जलती हुई माचिस की तीली प्रकनली के मुंह के निकट लाइए। ध्यान से परीक्षण लीजिए।
जिस तरह से ए में दिखाया गया है, ए बी सी डी और ई। यहाँ ये जो ए है, इसमें बीकर ए में कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक का टुकड़ा लिया गया है। बी में कॉपर सल्फेट CuSO4 और प्लस लोहे की कील Fe को लिया गया है। बीकर सी में जिंक सल्फेट ZnSO4 और तांबे की छिलन Cu को लिया गया है। डी में आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस तांबे की छिलन को लिया गया है। यहाँ पर जिंक सल्फेट और लोहे की कील को लिया गया है। चित्र 4.6 ए और बी में विस्थापन अभिक्रिया को दिखाया गया है। इनमें क्या क्या परिवर्तन होता है। इन सी डी और ई में कोई परिवर्तन नहीं होता। पॉप ध्वनि क्या दर्शाती है। पहले की तरह पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाता है। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल है। ई विस्थापन अभिक्रियाएं। कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया वाले क्रियाकलाप को याद करिए जो आपने कक्षा 7 में किया था। आइए उस प्रकार की कुछ और अभिक्रियाओं को देखें। क्रियाकलाप 4.8 100 मिलीलीटर के 5 बीकर लीजिए और उन्हें ए बी सी डी ई चिन्हित कर दीजिए। प्रत्येक बीकर में लगभग 50 ml जल लीजिए। प्रत्येक बीकर में चित्र 4.6 ए में दर्शाए पदार्थों में से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर घोल लीजिए। यहाँ पर बीकर ए में कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का टुकड़ा लिया गया है। बीकर बी में कॉपर सल्फेट प्लस लोहे की कील को लिया गया। बीकर सी में जिंक सल्फेट प्लस तांबे की छिलन Cu को लिया गया। बीकर डी में आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस तांबे की छिलन Cu को लिया गया। बीकर ई में जिंक सल्फेट ZnSO4 और लोहे की कील को लिया गया। इस तरह से ये बीकर लिए गए A B C D E। यहाँ पर C D E में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि A और B में की अभिक्रिया में परिवर्तन होता है। बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रखा रहने दीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में रिकॉर्ड करिए। आप विभिन्न बीकरों में क्या परिवर्तन देखते हैं। आपने पढ़ा है कि धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट लिया गया है CuSO4, ये नीला होता है, प्लस जिंक Zn से बनता क्या है, जिंक सल्फेट ZnSO4 रंगहीन होता है, प्लस कॉपर ये लाल रंग का होता है। आप इसी प्रकार बीकर बी में होने वाली अभिक्रिया को लिख सकते हैं। मैंने बीकर ए और बी में होने वाली अभिक्रियाओं को समझ लिया है, परंतु मैं अभी भी भ्रमित हूँ कि बीकर सी डी और ई में कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता था। इसी प्रकार बीकर डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता था।
क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है। परंतु क्यों? जब बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है तो बीकर सी में कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकता? यदि याद रखिए कि विज्ञान मनमाना नहीं होता, यह तथ्यों पर आधारित निश्चित नियमों का पालन करता है। और यहाँ नियम यह है कि जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। अब आप समझ सकते हैं कि बीकर डी और ई में विस्थापन अभिक्रियाएं क्यों संपन्न नहीं हुई। क्या आप जिंक, आयरन और कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रिया से कम अभिक्रिया धातु के क्रम का अनुमान लगा सकते हैं? चार पॉइंट 3 धातुओं और अधातुओं के उपयोग। आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्या धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। आप कुछ अधातुओं के उपयोग से भी परिचित होंगे। यहाँ कुछ रोचक उपयोग दिए जा रहे हैं, हमें विश्वास है कि आप उसका सही अनुमान लगा पाएंगे। अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु। आपने अपने अनुभव से धातु और अधातुओं के कुछ और उपयोग जोड़ सकते हैं। मैंने सुना है कि पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है। यह उनमें किस रूप में पाया जाता है? डॉक्टर ने मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई है। मेरे शरीर में आयरन कहाँ है? आपने कक्षा 7 में सीखा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनमें अभिक्रिया होती है। अब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ठंडा करके गर्म कर अथवा उसके विद्युत अपघटन द्वारा और अधिक विघटित नहीं किया जा सकता तो वह तत्व कहलाता है। सल्फर एक तत्व है। इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व है। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होता है। तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावी रहते हैं। उदाहरण के लिए द्रव्य सल्फर को परमाणु रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। यद्यपि ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में हैं, इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। प्राकृतिक रूप में से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। धातुओं और अधातुओं के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अधिकांश तत्व धातु हैं, शेष तत्व या तो अधातु हैं या उपधातु हैं। उपधातु धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं।
इस तरह से ये हमारा अध्याय पूरा हो गया है।